अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में सेना का हेलीकॉप्टर रुद्र आज क्रैश हो गया और यह खबर आज बनी तमाम टीवी चैनल्स की सुर्खियां। हादसा टूटिंग हेडक्वार्टर से 25 किलोमीटर दूर सिंगिंग गांव के पास हुआ। हादसे वाली जगह सड़क मार्ग से कनेक्टेड नहीं है। सेना के मुताबिक दोपहर तक हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए लोगों में से 2 के शव मिल गए थे। तीसरे की तलाश जारी है। रुद्र सेना का अटैक हेलीकॉप्टर है। इससे पहले 5 अक्टूबर यानी कि 2 हफ्ते पहले ही अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में आर्मी का एक चीता हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर रहे। बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना के बाद पीएम मोदी ने चीन सीमा से सटे माणा गांव में पहुंचे। वहां पीएम ने सरस मेले में शामिल हुए और स्थानीय उत्पादों की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने माणा गांव में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश में जैसे भारतमाला और सागरमाला प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वैसे ही पर्वतमाला प्रोजेक्ट की भी शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री आज रात्रि विश्राम बद्रीनाथ में कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर ड्यूटी पर जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए जान गंवाने वाले पुलिस जवानों का बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। उन्होंने कहा कि देश भर की पुलिस फोर्स और सीएपीएफ के 35,000 से ज्यादा जवानों ने देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। अमित शाह ने यह भी कहा कि पीएम मोदी के विजन के तहत देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने की जो जिम्मेदारी है वो बखूबी निभाई जा रही है और उसके कई उपायों के जरिए किया जा रहा है। कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल का गीता और जिहाद को लेकर दिया गया बयान पार्टी के लिए मुसीबत बनता दिखाई दे रहा है। दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद की सीख दी थी। पाटिल के इस बयान को बीजेपी ने हिंदू विरोधी बताया है। पाटिल का यह बयान ऐसे समय में आया है जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। इस दौरान राहुल गांधी कई मंदिरों का दौरा कर वहां पूजा अर्चना कर रहे हैं। ताजमहल के 22 बंद कमरों को खोलने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने बिल्कुल सही फैसला किया था। कोर्ट ने कहा कि याचिका जनहित की बजाय प्रचार के लिए दाखिल की गई लगती है। याचिकाकर्ता ने ताजमहल के वास्तविक इतिहास की स्टडी करने और विवाद को शांत करने के लिए एक समिति के गठन की मांग की थी। सीरम इंस्टीट्यूट ने पिछले साल दिसंबर में कोविशील्ड वैक्सीन का प्रोडक्शन बंद कर दिया था। एसआईए के सीईओ आधार पूनावाला ने कहा कि अब बूस्टर डोज की मांग बंद हो गई है। उन्होंने बताया कि कंपनी ने पिछले साल प्रोडक्शन बंद कर दिया था क्योंकि उस वक्त स्टॉक में मौजूद लगभग 10 करोड़ खुराक को फेंकना पड़ा था। पूनावाला ने यह जानकारी विकासशील देशों के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स नेटवर्क की वार्षिक बैठक के मौके पर यह जानकारी दी। कोवैक्स को लेकर पूनावाला ने कहा कि इसे 2 सप्ताह में अनुमति दी जानी चाहिए। आगे जाकर जब लोग हर साल फ्लू की गोली लेंगे तो वो इसके साथ एक कोविड का टीका भी ले सकते हैं। ओडिशा के तट पर आज अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। न्यूज एजेंसी एएनआई ने रक्षा अधिकारियों के हवाले से जानकारी दी है। मिसाइल का परीक्षण आज सुबह 9:30 बजे हुआ। इससे पहले 14 अक्टूबर को भारत की रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत ने बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया था। मिसाइल का परीक्षण एक पूर्व निर्धारित सीमा के तक किया गया और इसने बंगाल की खाड़ी में लक्ष्य पर पूरी सटीकता के साथ निशाना साधते हुए सभी परिचालन और तकनीकी मानकों को पूरा किया। और आइए शुरुआत करते हैं दिवाली डबल डिमांड वाली से। तो दिवाली का त्योहार है और पूरा बाजार रोशनी से जगमगाया हुआ है। कोरोना के करीब 2 साल बाद दिवाली में पुरानी वाली रौनक लौट आई है। आम लोगों के साथ ही कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं। बाजार में ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। कारोबारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। कारोबारों के लिए ये दिवाली डबल डिमांड वाली साबित हो रही है। रियल एस्टेट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार, हर तरफ जबरदस्त डिमांड है और इसी डिमांड के बीच में ग्राहक हो या फिर कारोबारी हो, वो अपनी शुभ दिवाली
लाभ वाली दिवाली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देश भर में दिवाली की धूम के नजारे दिखाने के लिए इस वक्त हम भी तैयार हैं अपने सहयोगियों के साथ। अयोध्या से विशाल पांडे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मुंबई के दादर से हमारे साथ हैं यशा कोटक और दिल्ली से मेरे साथ चरण सहरावत जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले चलते हैं अयोध्या, जहां विशाल पांडे मेरे सहयोगी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंचेंगे। दिवाली को लेकर विशाल क्या कुछ तैयारी है? अयोध्या नगरी किस तरह से सजी हुई है और किस तरह की धूम है अयोध्या में? देखिए दीपक, अयोध्या सजकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। 23 अक्टूबर को यहाँ दिव्य दीपोत्सव का आयोजन होना है। एक साथ 18 लाख दिए पूरी अयोध्या में जलाए जाएंगे और अकेले राम की पैड़ी पर 15 लाख दिए जलेंगे और एक अपने आप में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ बनकर तैयार होगा। पिछले साल जो दिवाली थी उसमें 12 लाख दिए एक साथ राम की पैड़ी पर जलाए गए थे और अब यहाँ पर अपना ही रिकॉर्ड अयोध्या तोड़ने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर की शाम 4:45 पर अयोध्या पहुंचेंगे। लगभग 3 घंटे तक वो अयोध्या में रहेंगे और ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले पीएम मोदी 5 अगस्त 2020 को अयोध्या पहुंचे थे, जब उन्होंने राम मंदिर का भूमि पूजन किया था। और अयोध्या में पिछले 5 सालों से लगातार दिव्य दीपोत्सव का आयोजन हो रहा है। एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, कुछ खास तस्वीरें। मेरे पीछे आपको एक वीणा दिखाई देगी। यह लगभग 14 टन की वीणा है, जो कि इस बार दीपोत्सव का एक खास आकर्षण का केंद्र है। लोग आपको यहाँ सेल्फी लेते हुए दिखाई देंगे। दरअसल यह लता मंगेशकर जी की याद में एक चौराहा बनाया गया है, राम की पैड़ी, राम कथा पार्क और नया घाट के बीच में सरयू नदी के किनारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ से होकर गुजरेगा। कुछ इस तरह की एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं। दिव्य दीपोत्सव, नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है और राम की पैड़ी पर जलते हुए दियों की तस्वीर है। और यहाँ पर हमने आज जो सुबह से लगातार देखा है, चाहे वो राम जन्मभूमि हो, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 5 दीपक जलाकर दिव्य दीपोत्सव की शुरुआत करेंगे, तो वहीं आप देखिए ये इस तरह के 15 प्रवेश द्वार अयोध्या में तैयार किए गए हैं। इन सभी के नाम रामायण कालीन पात्रों पर रखे गए, जैसे अहिल्या द्वार, श्री राम द्वार, लक्ष्मण द्वार, लवकुश द्वार, जटायु द्वार, कुछ इस तरह के अलग अलग 15 द्वार बनाए गए, जिस पर विशेष लाइटिंग की गई है। तो अयोध्या आप ये कह सकते हैं दीपक पूरी तरह से सजकर तैयार है, चाहे वो हनुमानगढ़ी का क्षेत्र हो, राम जन्मभूमि परिसर का क्षेत्र हो, राम की पैड़ी हो, सरयू नदी का किनारा हो, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले रामलला के दर्शन करेंगे, फिर जो निर्माणाधीन राम मंदिर है उसका निरीक्षण करेंगे, कामकाज कहां तक पहुंचा है, एक्सपर्ट्स से बातचीत करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले रामकथा पार्क में पहुंचेंगे, जहां प्रतीकात्मक तौर पर जो राम और सीता जी होंगे उनका राज्याभिषेक यहां पर करेंगे। उसके बाद सरयू आरती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। सरयू आरती के बाद राम की पैड़ी पर दिव्य दीपोत्सव की शुरुआत पीएम मोदी के हाथों से होगी और फिर एक आतिशबाजी यहां सरयू नदी के किनारे की जाएगी। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जब आप अयोध्या इस मौके पर मौजूद रहेंगे तो आपको त्रेता युग में जैसा स्वागत प्रभु श्री राम का हुआ होगा, जब वो लंका पर फतेह कर रावण को वध करके अयोध्या लौटे थे, कुछ उसी तरह का माहौल आपको आज अयोध्या में दिखाई देगा। दीपक, बिल्कुल सही आपने कहा और खास तैयारी इस बार की गई है। पिछली बार हमने देखा था कि अयोध्या में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, लगभग 12 लाख दिए वहां पर एक साथ जलाए गए थे। इस बार तैयारी है, जैसा विशाल बता रहे हैं, कि 17 लाख दिए जगमगाएंगे और मिट्टी के दिए हैं, कुछ 1.25 लाख गोबर के दिए भी वहां पर जलाए जाएंगे। ये दीपोत्सव को लेकर क्या क्या तैयारी है और कितना खास विशाल ये रहेगा, जरा बताइए दर्शकों को। देखिए दीपक, जो दिए राम की पैड़ी पर जलने हैं, जिनसे एक रिकॉर्ड बनाया जाना है, उनकी संख्या 15 लाख है। हालांकि 17 लाख दिए राम की पैड़ी पर लगाए गए हैं, क्योंकि जब दिए जलाए जाते हैं उसमें से कुछ बुझ भी जाते हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड यहां पर बनाना है इसलिए 2 लाख एक्स्ट्रा दिए राम की पैड़ी पर लगाए गए हैं, ताकि कुछ भी अगर नुकसान हो तो कम से कम 15 लाख दिए एक साथ जले और उसका एक रिकॉर्ड कायम हो। लेकिन ये सभी दिए मिट्टी के ही हैं। जो गोबर के दिए बनाए गए हैं वो अलग अलग चौक चौराहों पर, कुछ मठ मंदिरों में जलाए जा रहे हैं। राम जन्मभूमि परिसर, जहां राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, वहां पर भी 11,000 दिए जलाए जाएंगे। खुद 5 दीपक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से जलाकर आएंगे राम जन्मभूमि परिसर में। इसके अलावा अयोध्या में जितने कुंड हैं, जितने घाट हैं, हर जगह दिए जलाए जाएंगे, चौक चौराहे सजाए गए हैं और खास तौर पर 80% जो दिए हैं वो अयोध्या के स्थानीय कुम्हारों से खरीदे गए हैं। यानी जो यहाँ के कुम्हार हैं, जिनकी रोजी रोटी इस त्योहार से चलती है, उनका
भी खास ख्याल इसमें रखा गया है, उनसे दिए खरीदे गए हैं। अयोध्या जिले के बाहर से मात्र 20% के आसपास ही दिए मंगाए गए हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हर त्योहार पर एक मैसेज देते हैं स्वदेशी का, देसी का, उसका भी आपको एक मिश्रण यहाँ अयोध्या में दिखाई पड़ेगा। जब जो दिए जलेंगे वो मिट्टी के बने हुए दिए ही हैं और वो यहाँ के स्थानीय कुम्हारों के द्वारा खरीदे गए हैं। तो ये पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। अलग अलग जगह पर जो अधिकारी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, सरकार के मंत्री हैं, वो निरीक्षण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मौका इसलिए भी खास है क्योंकि पीएम मोदी का यह मात्र तीसरा अयोध्या दौरा होगा 1991 के बाद से। पीएम मोदी 1991 में जब अयोध्या पहुंचे थे तो वो श्री राम जन्मभूमि परिसर के पास जाकर उन्होंने एक सभा की थी। उसके बाद से जो अयोध्या के कुछ साधु संतों ने दावा किया था कि पीएम मोदी ने यह प्रण लिया था कि जब तक राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो जाएगा तब तक वो अयोध्या नहीं आएंगे। और यही कारण है कि जब 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे। लेकिन उस वक्त कोविड का काल था, तो 2020 या 2021 में जो दीपोत्सव मनाया गया उसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल नहीं हो पाए थे। लेकिन इस बार यहाँ पर काफी रिलैक्स है, कोविड भी दूर हो चुका है, एक तरह से लोग यहाँ पर घूम रहे हैं। अब इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दीपोत्सव के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, तो एक संदेश जरूर यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। दीपक, बिल्कुल, और उस संदेश पर सबकी नजरें भी होंगी। एक और खास बात है, मैं विशाल के पास तो आऊंगा कि वहां पर जो द्वार हैं उनका भी नामकरण किया गया है नए सिरे से। प्रभु श्री राम के परिवारजनों से जुड़े हुए इन द्वारों के नाम रखे गए हैं। निषाद राज द्वार, अहिल्या द्वार, राम द्वार, दशरथ द्वार, लक्ष्मण द्वार, इस तरह के द्वार हैं। तो कुल मिला के त्रेता युग में पहुंचाने की कोशिश एक आम लोगों को जो वहां पर आएंगे तो उनको उस युग की अनुभूति हो सके, इसके लिए खास तैयारियां की गई हैं। लेकिन अब अयोध्या से निकलकर थोड़ा मैं आऊंगा मुंबई, जहां दादर से हमारी साथ हैं हमारी सहयोगी यशा कोटक। यशा से जरा पूछते हैं कि दादर में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। और मुंबई के लोग तो जाने जाते हैं शॉपिंग के लिए दीपावली के आसपास, और आज तो रिपोर्ट्स आ रही हैं यशा की ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में 3-3, 4-4 घंटे लग जा रहे हैं, इतनी भीड़ है। क्या माहौल है दीपावली पर? जी दीपक, ये देखा जा रहा है कि 2 साल के कोरोना काल के बाद जहां आज फिर से दिवाली के अवसर, कल से हम देख रहे हैं धनतेरस शुरू होगा, तो आज आखिरी दिन है जब लोग बाजार में जाके शॉपिंग कर सकते हैं। हम दादर की मार्केट में खड़े हैं जहां आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मोस्टली कपड़ों की शॉपिंग की जाती है, यहाँ तक कि फूल की या जो दियों की नए प्रकार के दिए आए हैं मार्केट, नए प्रकार की रंगोली आई है, उसकी शॉपिंग करने लोग आज जमा हुए हैं। क्योंकि कल जहाँ सुबह धनतेरस शुरू हो जाएगी तो यही मार्केट में आगे हम देख रहे हैं कि एक छोटी सी मार्केट है जहाँ पे गोल्ड और सिल्वर भी मिलता है, वहीं लोग जाएंगे। लेकिन फिलहाल क्योंकि 2 साल से हम देख रहे थे कि लोग घर पे थे, यहाँ तक कि जो ऑफिस थी वो भी बंद थी, इसीलिए घर में ही दिवाली मनाई जा रही थी। लेकिन अब फिर से ऐसा लग रहा है कि दिवाली फिर से मनाई जा रही है, बाजार गुलजार है, इसीलिए क्योंकि दादर जो एक मेन एरिया है जहाँ पे आसपास लोगों की ऑफिसेज है, तो ऑफिस से निकलते समय आज आखिरी दिन है जब लोग शॉपिंग कर रहे हैं। जैसे आपने काफे की भी बात बताई, तो मुंबई में ऐसा देखा जा रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कई समय लग रहा है। ये हर साल की दिवाली के एक पैटर्न हुआ करती थी, लेकिन पिछले 2 साल से क्योंकि कोरोना काल था, यहाँ तक कि पिछले साल तक जो है खुद तभी की सरकार ने ये भी कहा था लोगों को कि पटाखे ना जलाए जाए क्योंकि तभी जो है कोविड के केसेस बढ़ रहे थे। लेकिन इस साल खुद सरकार ने सामने से आके ये कहा है लोगों को कि अपनी मर्जी से आगे आए, दिवाली मनाए। ऐसा देखा जा रहा है कि भारत की काफ़ी ऐसे जगह है जहाँ पे पटाखों पे बैन है, लेकिन मुंबई में, महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि ऐसा कोई बैन नहीं लगा हुआ है। इसीलिए देख रहे हैं हम कि लोग कई शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे आए हैं। यहाँ तक कि जैसे हम समझ सकते हैं कि दिवाली एक बहुत ही बड़ा उत्सव होता है लोगों के लिए, ताकि वो नए कपड़े खरीद सके, अपने घर के लिए नए सामान खरीद सके। इसके चलते ये जो मार्केट्स है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस हो जाती है शॉपिंग के लिए। जहां हम लोगों की बात करें, यानी कि जो व्यापारी की बात करें, वो फिलहाल काफ़ी खुश है क्योंकि हम देख रहे हैं कि उन्हें ये जैसी जो कस्टमर्स इस साल मिल रहे हो पिछले 2 साल से नहीं मिल रहे थे। जैसे आपने पहले भी कहा कि रियल एस्टेट की बात कर ले या फिर गोल्ड और सिल्वर की मार्केट की भी बात कर ले, तो धनतेरस से पहले जहाँ हम देख रहे हैं कि सोना गिर गया है, लेकिन इसके चलते हम देख रहे हैं कल शायद जो ज्वेलर्स हैं उनके यहाँ पे भीड़ काफ़ी बढ़ सकती है। काफ़ी सालों बाद वो ये देख रहे हैं कि अच्छी डिमांड आएगी। यहाँ तक कि हम इसके पहले के उत्सव की बात करें, दशहरा पे भी भारी डिमांड थी, क्योंकि हम देखते हैं कि धनतेरस पे, दशहरा पे लोग चांदी और सोना काफ़ी खरीदते हैं। कल
जहां एक ये कहा जाता है कि चांदी और सोना खरीदना एक शुभ मुहूर्त माना जाता है। तो इस साल क्योंकि दो ऐसे मुहूर्त भी है धनतेरस के, क्योंकि ऐसे कई क्योंकि इस साल सभी फेस्टिवल के दो मुहूर्त लग रहे हैं, तो इसीलिए जो ज़वेरी बाजार है वहाँ पे जितने भी ट्रेडर्स हैं, मार्केटर्स हैं, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल उनकी यहाँ पे दुकान में काफी भीड़ होगी। बिल्कुल, और हमने ये देखा भी था, हमने बिल्कुल देखा भी था, और CAIT का जो अनुमान है वो भी यही है कि इस बार जबरदस्त डिमांड रहेगी मार्केट में। और ऑनलाइन शॉपिंग के साथ साथ लोग ऑफलाइन शॉपिंग भी कर रहे हैं, घर परिवार के साथ मिलकर बाजारों में जाकर खुद शॉपिंग का मजा ले रहे हैं। और इसीलिए हमने देखा, जो हमारी सहयोगी ने हमें जो तस्वीरें भेजी उसमें देखा कि अच्छी खासी भीड़ दादर मार्केट में, और लगभग यही हाल सबका है, पूरे मुंबई के अलग अलग इलाकों का, और मुंबई ही नहीं देश के अलग अलग शहरों में इसी तरह की भीड़ है। तो जबरदस्त उत्साह है इस दिवाली, रौनक लौटी है 2 साल बाद, और जबरदस्त डिमांड है। इसीलिए हमने अपनी खास पेशकश का नाम भी रखा है ये दिवाली डबल डिमांड वाली। वैसे इस त्योहारी सीजन इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में भी जबरदस्त बहार है। ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन मार्केट में ग्राहकों को कई स्पेशल फेस्टिव ऑफर्स मिल रहे हैं और बदले में कारोबारियों को अच्छी बिक्री मिल रही है। देश भर में दिवाली की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 2 साल के कड़े प्रतिबंधों के बाद लोग अब बाजारों का रुख कर रहे हैं। इस साल जो है ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कंज्यूमर ड्यूरेबल मार्केट भी जो है पूरी तरह से तैयार है। आइए देखते हैं कि मुंबई के विजय सेल्स में ग्राहकों को लुभाने के लिए किस तरह से ऑफर्स दिए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रिज, AC, LED टीवी, स्मार्ट वॉचेज, लैपटॉप्स, अन्य एक्सेसरीज पर जो है अन्य तरह के जो है वो ऑफर्स दिए गए हैं, जिनमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, EMI और अन्य फैसिलिटीज शामिल है। इसके अलावा ऑनलाइन मार्केट किस तरह से बाजार में जादू बिखेर रहा है, आइए देखते हैं। त्योहारों को लेकर जबरदस्त उत्साह, केंद्रीय कर्मचारियों के DA में 4% की बढ़ोतरी और 12 अक्टूबर को रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस देने की घोषणा। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस बार बाजार को खरीदारी से रोशन करने को तैयार हैं। और यही वजह है कि सिर्फ ऑफलाइन ही नहीं, त्योहारी सीजन को लेकर ऑनलाइन बाजार में भी खूब रौनक है और ई-कॉमर्स कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए दे रही हैं तरह तरह के ऑफर्स। मसलन फ्लिपकार्ट की दिवाली सेल। फ्लिपकार्ट ने दिवाली के खास मौके पर फ्लिपकार्ट दिवाली सेल 2022 की शुरुआत की। ये सेल 19 से 23 अक्टूबर तक चलेगी। इसमें ग्राहकों को मोबाइल फोन, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और होम अप्लायंस पर जबरदस्त डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। Amazon दिवाली सेल 2022। Amazon ने भी दिवाली के मौके पर 1 महीने की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 2022 लॉन्च की है। इस सेल में ग्राहकों को अलग अलग कैटेगरी पर भारी डिस्काउंट ऑफर्स मिल रहे हैं। इसमें कपड़े, स्मार्टफोन, लैपटॉप वगैरह पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा मिंत्रा ने भी अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए 10 तारीख से 16 अक्टूबर 2022 तक स्पेशल सेल का ऑफर रखा था, जिसे खूब अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इसमें ग्राहकों को 40 से 70% तक का डिस्काउंट मिल रहा था। कुल मिलाकर इस त्योहारी सीजन में ऑनलाइन और ऑफलाइन हर तरह के कारोबारी बम्पर मुनाफे की उम्मीद कर रहे हैं। अनुमान है कि 2022 में त्योहारी सीजन के दौरान तकरीबन $12 बिलियन की ऑनलाइन बिक्री मुमकिन है। वहीं ऑफलाइन कारोबारियों की संस्था CAIT के मुताबिक इस दिवाली जनता दिल खोलकर खर्च करने को तैयार है और इस बार बाजार में 2.5 लाख करोड़ रुपए के कैश फ्लो आने की पूरी उम्मीद है। सौरभ पांडे, जी बिजनेस। और कल धनतेरस है और इस धनतेरस पर न सिर्फ सोना खरीदना आपके लिए शुभ होगा, बल्कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस धनतेरस पर सोने में निवेश से आपको अच्छा खासा मुनाफा भी मिलेगा। तो धनतेरस पर आपको गोल्ड खरीदने की प्लानिंग कैसे करनी है, ये बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर, माफ कीजिएगा, हमारे कमोडिटी एडिटर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मृत्युंजय कुमार झा। उनसे समझते हैं पूरे सोने की तैयारी कैसे करनी है आपको खरीदारी की। कि वैसे धनतेरस का एक मौका तो होता ही है कि दस्तूर है कि आप धनतेरस के दिन गोल्ड खरीदते हैं, ये शुभ माना जाता है। लेकिन दस्तूर के साथ साथ ये एक बड़ा मौका भी है। मौका इसलिए है कि हमने बुलियन मार्केट के कई बड़े एक्सपर्ट से बात की है और उनका ये कहना है कि ये जो भाव है अभी गोल्ड का 50,000 के आसपास का भाव, ये बड़ा अच्छा अट्रैक्टिव प्राइस है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का, खरीदने का। तो अब सवाल ये है कि जब गोल्ड में निवेश करना फायदेमंद है तो आपके पास कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके जरिए आप
इस धनतेरस पर, दिवाली पर गोल्ड खरीद सकते हैं। 4 ऐसे तरीके हम आपको बताने जा रहे हैं जिसके जरिए आप गोल्ड खरीद सकते हैं और ये जानने के बाद आपको गोल्ड खरीदने में आसानी होगी। पहला है गोल्ड ज्वेलरी। लोग आमतौर पर ज्वेलरी प्रीफर करते हैं, महिलाएं खास करके। तो जब आप ज्वेलरी खरीदने जाएं तो उससे पहले आपको क्या क्या ध्यान रखना है ये हम आपको बता दें। ज्वेलरी खरीदने से पहले आप जो स्थानीय एसोसिएशन है, जो लोकल एसोसिएशन है, उससे गोल्ड का भाव पता कर लें, या इब्जा का एक रेट आता है उसको आप देख लें, ताकि रेट जब आपको पता रहेगा तो आप ज्वेलर को बता पाएंगे कि आज गोल्ड का ये प्राइस है, ताकि आपको सही भाव पर ज्वेलर गोल्ड दे। कैरेट के आधार पर गोल्ड के दाम तय होते हैं। आमतौर पर 24 नहीं बल्कि 22 कैरेट में ज्वेलरी बनती है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और आप जो भी ज्वेलरी खरीदें, हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदें, क्योंकि हॉलमार्क का मतलब आपको प्योरिटी की पूरी गारंटी मिलेगी, मतलब आपके साथ प्योरिटी को लेकर कोई चीटिंग नहीं होगी। और जब आप कभी रीसेल में जाएंगे तो आपको अच्छा भाव मिलेगा। इन बातों का ध्यान रखें। जरा कैरेट का आप देख लें, कई बार ज्वेलर अपने टर्म में आपको बताते हैं कि 916 है, 995 है। इसका मतलब क्या हुआ ये जरा आप जान लें। 24 कैरेट का मतलब हुआ 999 या 99.9%। तो जब ज्वेलर आपको बोले कि ये गोल्ड 999 है तो आप समझ जाइए कि 24 कैरेट का गोल्ड है। जब आपको बोले कि ये 916 है तो आप समझिए कि 22 कैरेट का गोल्ड है। और जब आपको कहे कि 75% का गोल्ड है, 75.0, तो आप समझिए कि 18 कैरेट का गोल्ड है। और 14 कैरेट के लिए 58.5% का इस्तेमाल किया जाता है। ये शब्द हैं जो आमतौर पर ज्वेलर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दूसरा विकल्प होता है आपके पास गोल्ड ETF का। गोल्ड ETF में आप डीमेट अकाउंट के जरिए खरीद सकते हैं। SIP की तरह इसमें आप निवेश कर सकते हैं। आधा ग्राम से लेकर 1 ग्राम तक का यूनिट इसमें उपलब्ध है। इसके अलावा गोल्ड क्वाइन, जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड रहती है धनतेरस पे, गोल्ड क्वाइन खरीदना भी आपके लिए अच्छा माना जाता है। और जब आप गोल्ड क्वाइन खरीदते हैं तो ये 1 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक के सिक्के बाजार में उपलब्ध हैं। ज्वेलर्स के अलावा आप बैंकों से खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। और सिक्के खरीदने में फायदा यह है कि इसमें आपको मेकिंग चार्ज बहुत कम या ना के बराबर, कोई ज्वेलर नहीं भी लेता है तो आपको मेकिंग चार्ज नहीं लगता है। रीसेल का अच्छा वैल्यू मिलता है और आप मिनिमम अमाउंट में भी इसे खरीद सकते हैं। इसके अलावा चौथा विकल्प है ई गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड। अगर आप घर से नहीं निकल रहे हैं, आप कहीं बाहर हैं और आप चाहते हैं कि गोल्ड खरीदना है तो आप ई गोल्ड भी खरीद सकते हैं। लेकिन हाँ, ये खरीदने में आप सावधानी ये बरतें कि जिस भी प्लेटफॉर्म से आप खरीद रहे हैं वो ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म हो और उसके जरिए आप खरीदें। जब आप ये खरीदते हैं तो आपके ई वॉलेट्स में इसे रखा जाता है और फिजिकल गोल्ड में भी इसकी डिलीवरी आप ले सकते हैं। इसका फायदा ये है कि आपको फिजिकल गोल्ड रखने का झंझट नहीं है, लॉकर लेने का झंझट नहीं है, प्योरिटी की कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्योर गोल्ड ही वहां पर मिलेगा। तो ये 4 तरीके हैं जिसके जरिए इस धनतेरस पर और दिवाली पर आप गोल्ड खरीदने की प्लानिंग कर सकते हैं। शुक्रिया मृत्युंजय, बहुत ही शानदार जानकारी गोल्ड खरीद पर आपने दी दर्शकों को। इस दिवाली के मौके पर अगर आप निवेश की शुरुआत करने जा रहे हैं तो पहले जान लीजिए कि बाजार के दिग्गज कहां अपना पैसा लगा रहे हैं। देखिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी की बाजार के दिग्गजों के साथ ये खास बातचीत। दमदार है। अच्छा समीर सर बताएं फिर हिंदुस्तान में कहां कहां पैसा लगाना है? जहां भी लगाइए पैसे तो मोस्टली बन जाते हैं, लेकिन आउट परफॉर्म करने के लिए ढूंढना होता है, ये है काम। ठीक बात है। तो आउट परफॉर्म के लिए हम तो खाली 3 सेक्टर्स में मोस्टली इन्वेस्ट करते हैं, विच इज फाइनेंशियल्स और कंज्यूमर और IT या IT फार्मा ले लें। तो इसी में हमारा 90% ऑफ द मनी रहा है और यही थीम मुझे लगता है कि इंडिया की नहीं, अगर आप आज US की थीम पूछे आज, ये 3 थीम्स निकलेंगी। बाकी थीम्स कभी ऐड करते हैं, कभी सब्ट्रैक्ट होती हैं, बट मोस्टली अगर आप फोर्ब्स लिस्ट के बिलियनर्स की लिस्ट देखें कि वो कहाँ मतलब जो वेल्थ उन्होंने क्रिएट की है, कौन से सेक्टर से क्रिएट हुई है, उनमें भी आपको यही 3 थीम्स मिलेंगी। तो यही 3 थीम्स में मोस्टली हमारा होता है। मधु भाई अभी क्या लेना है अनिल भाई? समीर भाई ने तो मैक्रो 10 साल का थीम दे दिया एंड आई कांट एग्री मोर। पर इस वक्त मैं फाइनेंशियल्स में बहुत बुलिश हूँ। अच्छा। मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ी सफाई हुई है। आपको नंबर देता हूँ, आपके पहले प्रोग्राम में पहले भी दिया होगा। 17 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन हुआ है बिटवीन 2015 एंड 2022, विच इज रफली 20% ऑफ द एवरेज बैंकिंग सेक्टर बुक, which includes your housing loan, which includes working capital loan, capex loan, everything put together. Second, I am quite positive on the healthcare side, more on the pharma companies. मुझे लगता है काफ़ी 18 महीने में यहाँ पे काफ़ी 50% की गिरावट आई है चुनिंदा शेयरों में। कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर कि आपका US FDA का
अप्रूवल नहीं आ रहा था कोविड की वजह से, थोड़ा प्राइसिंग प्रेशर था बाहर की दुनिया में, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट काफ़ी बढ़े हुए थे, लोग कोरोना के चलते दूसरी बीमारियों का इलाज नहीं करा रहे थे। तो वो सब कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर अगर आप देखोगे तो हेल्थ केयर कंपनीज, स्पेसिफिकली फार्मा कंपनीज आर गुड वेल पोजिशन। एंड थर्ड बास्केट वेयर आई वुड लुक इट डेफिनेटली चाइना प्लस वन। ये अंडर मैन्युफैक्चरिंग में ना शेयर महंगे हैं, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वहाँ पे शेयर काफ़ी महंगे हो चुके हैं, पर वो थीम पक्की है। नीलेश भाई, जैसे मधु भाई ने कहा, वैसे अच्छी गवर्नेंस हो, अच्छा मैनेजमेंट हो, उस प्रकार की कंपनी में निवेश करिए। धीरे धीरे करके मार्केट में दिख रहा है कि जो सोना है वो सोने के भाव पे जाता है और जो पित्तल है वो पित्तल के भाव पे जाता है। पित्तल के ऊपर कलर करके आप सोने के भाव में पहले बेच सकते थे, अब नहीं बेच सकते। तो भले महंगा लगे चीज़, लेकिन अच्छे मैनेजमेंट से जो चलती हुई कंपनी है, अच्छा बिजनेस मॉडल जिनका है, उसमें निवेश करिए। अगर गवर्नेंस में गलती कर दी, एनवायरमेंटल साइड पे आपने चोरी कर दी, तो जो पनिशमेंट आएगा मार्केट में वो बहुत ज़्यादा होगा। तो बेहतर है कि आप अच्छी कंपनी में, अच्छे मैनेजमेंट में, क्वालिटी के साथ रहिए। ठीक बात है। सुनील जी, आई थिंक मोटा मोटी तो मधु ने कहा, समीर भाई ने जो सेक्टर्स कहा वो सब ठीक ही है, उसमें मानी कोई किंतु परंतु है ही नहीं। आई थिंक आईटी, आई वुड से दैट अगेन इज अ डिसेंट सेक्टर जिसमें गवर्नेंस का कोई इशू नहीं है। वॉल्यूम ग्रोथ 7% आएगा या 15% आएगा, लेकिन ग्रोथ आती है। टेलविंड है करेंसी की, और ये कंपनियां हैं जो ऑलमोस्ट 100% जितना कमाती है पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। आई वुड एग्री विद मधु ऑन द मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज द फार्मा साइड। फार्मा इन पर्टिकुलर काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। दो फार्मा में भी जो कंपनियां हैं उसमें कभी कभी यूएसएफडी के शॉक आ जाते हैं, तो यू हैव टू बेयर द नियर टर्म वॉलेटिलिटी, बट आई थिंक ग्रेट सेक्टर। आई थिंक वन थिंग विच वी हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि भाई ये 3 ट्रिलियन की 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी होगी या 60 ट्रिलियन होगी, तो दुनिया में ऐसे कौन से सेक्टर हैं जिसमें बड़ा स्विंग आता है। तो आई थिंक ये डिजिटल इज अ बैड नेम नाउ, बट डिजिटल हमारे जिंदगी का एक है ना हिस्सा बन गया है। करेक्ट। आप सुबह से शाम तक सबसे पहले फोन उठाते हो और सबसे एंड तक फोन पे रहते हो, और सब काम आपका फोन पे होता है। सही बात है। आप जूम कॉल कर लो, पढ़ाई कर लो, ऑर्डर कर दो, शॉपिंग कर लो, एंटरटेनमेंट देख लो। तो आई थिंक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ना दिस थीम वुड बी वेरी वेरी पावरफुल, और उसमें काफी अच्छी कंपनियां आ रही है, नई कंपनियां आ रही है। ये नहीं कह रहे हैं कि ये बहुत सस्ते हो गए, अभी भी बहुत महंगे हैं शेयर, बट इसको छोड़ना नहीं चाहिए थीम को। आई थिंक दिस थीम शुड बी डेफिनेटली लुक्ड एट। चलिए, तो इंडिया 360 में एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। आप भी परेशान रहते होंगे, फर्जी कॉल सेंटर के कॉल आपको आ रहे हैं, परेशान रहते होंगे कि कौन सा फोन उठाना है, कौन सा नहीं उठाना है। अब आपको ऐसी फर्जी कॉल सेंटर के नंबरों से निजात मिलेगी। कैसे मिलेगी, पूरी कहानी आपको बताएंगे। देखते रहिए इंडिया 360। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया 360। कई बार आप इंटरनेट पर किसी कंपनी या बैंक का कस्टमर केयर नंबर खोजते हैं, लेकिन वो नंबर कंपनी या बैंक का ना होकर किसी जालसाज का होता है। इंटरनेट पर ये मौजूद नंबर संबंधित बैंक या कंपनी का है या नहीं, इसका वेरीफाई करने का अब तक कोई तरीका नहीं था कि कैसे वेरीफाई करें, लेकिन अब सरकार इसकी तैयारी कर रही है। कस्टमर केयर के नाम पर हो रहे फ्रॉड से जल्दी ही आजादी मिलने वाली है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार जल्द ही इस मुद्दे पर इंडस्ट्री से चर्चा करेगी। क्या है सरकार का पूरा प्लान और कैसे फर्जी कस्टमर केयर नंबर पर लगेगी लगाम, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी अमरीश पांडे। अमरीश, बताइए क्या प्लानिंग है सरकार की? दीपक, देखिए, जब भी हम किसी कस्टमर केयर पे कॉल लगाते हैं तो उसका हमारे पास एक ही तरीका होता है, क्योंकि नंबर हम याद रख नहीं सकते हैं। तो हम जाते हैं किसी वेबसाइट पर, हम जाते हैं किसी पोर्टल पर, या फिर ऐसे तमाम ऐप्स पर जहां की नंबर्स होते हैं, उन ऐप्स से हम वो नंबर लेते हैं और कॉल करते हैं। कई बार ऐसे भी होता है कि हमारे फोन में जो प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है या फिर कुछ ऐसे ऐप जो कि हमको नंबर का बताते हैं कि वो नंबर किसका है, जैसे कि व्हाट्सएप, ट्रू कॉलर, भारत कॉलर, इस तरह के जो ऐप्स हैं वो बताते भी हैं कि आपके पास ये नंबर सेव नहीं, लेकिन ये नंबर से कॉल करने वाला व्यक्ति कौन है उसका नाम लिखकर बाकायदा आता है। इस तरह के कॉल से कई बार हमको धोखा होता है, हम उस जालसाजी में फंस जाते हैं जो कि हम अनचाहे में, अनजाने में होती है हमारे साथ।
ऐसी सूरत में ग्राहकों लोगों को बचाने के लिए सरकार 3 स्तर पर प्रयास कर रही है। पहला तो ये कि ऐसे तमाम ऐप्स को बुलाकर अगले कुछ दिनों में एक बैठक की जाएगी, जिसमें ये बोला जाएगा कि जितने भी पब्लिक यूटिलिटी के नंबर्स हैं, उनको आप वेरीफाई कीजिए। उनको इसके अलावा जितने भी उस नाम से नंबर्स हैं, उन सबको अपने प्लेटफॉर्म से हटाइए। साथ ही साथ ऐसे तमाम पब्लिक यूटिलिटी वाले असली नंबर्स को एक विशेष पहचान दीजिए, ताकि कोई भी व्यक्ति उसके रंग या फिर ब्लू टिक या किसी भी ऐसे मार्क को देखकर ये जान जाए कि हाँ, यही असली नंबर है। इसके अलावा जितने भी नंबर आ रहे हैं वो फर्जी हैं, फॉल्स हैं या फ्रॉड हो सकते हैं। इसके साथ दूसरे चरण में सरकार ये भी काम कर रही है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया अपने दर्शकों को, कि सरकार ये जो केवाईसी के नियम है उनको और स्ट्रॉन्ग कर रही। इसके जरिए फिल्टर आउट किया जाएगा उस सिस्टम से ऐसे तमाम फर्जीवाड़े वाले नंबर्स को, और आने वाले दिनों में उनकी संख्या अपने आप धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। तीसरा एक अहम कदम हमको जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये है कि सरकार यानी कि वित्त मंत्रालय ने तमाम पब्लिक सेक्टर के बैंक्स को ये कहा है कि आप अपने कस्टमर केयर नंबर को अलग अलग रखने की बजाय एक यूनाइटेड नंबर रखिए, ताकि किसी भी सरकारी बैंक से किसी भी व्यक्ति को तकलीफ होती है तो वो उसी एक नंबर पे कॉल करे। वो नंबर याद करना भी आसान रहेगा और वो नंबर सबकी जानकारी में रहेगा, तो बाकी सारे नंबर अपने आप हट जाएंगे, जिससे कि किसी भी तरह की कंफ्यूजन नहीं होगी। और वो जुड़ा रहेगा उन सभी बैंक्स के पोर्टल से जो कि सारे सरकारी बैंकों का होता है, आईबीआई जिसको मॉनिटर कर रहा होता है। इस तरह सरकारी निगरानी में वो नंबर रहेगा और उस पर जो डेटाबेस है उसके जरिए आप उन सारी शिकायतों का निपटारा जो है आराम से कर सकते हैं। जी अच्छा, ये थोड़ा सा मैं समझना चाह रहा हूं कि ये कस्टमर केयर नंबर जो वेरीफाइड होंगे, हो सकता है जैसा आप बता रहे हैं कि शायद कोई ब्लू टिक वगैरह जैसा कुछ होगा जिससे हमें पता चलेगा कि ये वेरीफाइड है, तो ये कॉल करने के लिए वेरिफिकेशन होगा, या जो कॉल आ रही है हमको वो भी कुछ इस तरह की होगी कि वेरीफाइड होगी? क्योंकि कॉल असली है कस्टमर केयर नंबर, ये तो हमें चलिए वेबसाइट पर या कहीं जाकर पता चल जाएगा कि हाँ ये वेरीफाइड है, लेकिन जो कॉल्स आती हैं वो कैसे पता चलेगा कि ये फलाना कस्टमर केयर की नहीं है, ये उसके नाम पर किसी फ्रॉड की आ रही है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है दीपक, और इसके लिए सरकार ने पहले भी कहा है कि आप जो भी नंबर्स खोजते हैं, अगर वो किसी वेबसाइट या पोर्टल से खोज रहे हैं तो उसको कोशिश कीजिए कि वो ऑथेंटिक वेबसाइट से ही हो। लेकिन आप जो कॉल आने वाली है उसके लिए सरकार की ये विशेष तैयारी है, जिसके अनुसार सरकार इन सभी तरह के ऐप्स को जो कि आपके या तो फोन में प्री इंस्टॉल होती हैं, जैसे कि मेरे पास जो फोन है वो एक चाइनीज मेक का फोन है, लेकिन उसमें कोई मैंने ट्रू कॉलर अपडेट नहीं किया हुआ है, लेकिन उसमें अगर कोई कॉल आती है तो वो लिख के आता है कि माइट बी स्पैम, नॉट इन योर कॉन्टैक्ट लिस्ट, लिस्टेड एज कस्टमर केयर नंबर ऑफ फला फला फला। इसके अलावा ट्रू कॉलर पर अगर आप जाते हैं तो वहां से जो कॉल्स आती है वो साफ लिखा होता है कि ये क्या है, टाटा स्काई है, एसबीआई बैंक है, इंश्योरेंस का हेल्पलाइन नंबर है, तमाम नंबर से वो आती है। हो सकता है कि वो फ्रॉडस्टर हो, इसके लिए सरकार ये चाहती है कि आप उसको फिल्टर आउट कर दें, क्योंकि ये पॉसिबल है कि ट्रू कॉलर पर मैं ही अपने नंबर को एसबीआई कस्टमर केयर नंबर लिख के पब्लिश कर दूं, और फिर वो जिसके नंबर पे ट्रू कॉलर होगा, जिसके फोन पर मैं कॉल करना चाहूंगा, उसको वो एसबीआई कस्टमर केयर के नाम से ही आएगा, बजाय कि अमरीश पांडे के। तो अभी ऐसे में उस व्यक्ति के सामने फ्रॉड होने की संभावना बढ़ती है। अच्छा, अभी यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अभी ये ऐप बेस्ड जो कॉलर सर्विसेज हैं, कॉलर आईडी सर्विसेज जो हैं, ये उनके लिए, इसमें टेलीकॉम कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा? देखिए, अभी जो सर्विस है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसी तमाम एप्स के लिए है, ऐसे तमाम पोर्टल्स के लिए है। इन्हीं को मिलाकर, इनको बुलाकर ही सरकार इस पर बैठक करेगी। अच्छा। इसके अलावा टेलीकॉम सर्विसेज के लिए, ऑपरेटर्स के लिए सरकार ऑलरेडी बिल लेकर आ रही है, जो कि इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल है कि 2022, उसमें बाकायदा इसके लिए एक पूरा चैप्टर रखा गया है कि किस तरह से हम किन किन नियमों का, किन किन रूल्स का फॉलो करके इस तरह के तमाम फर्जीवाड़ों को हटा सकते हैं। तो ये 2 चरणों में सरकार काम कर रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो गई और बहुत अच्छे से आपने समझा भी दिया कि 2 चरण पे काम होगा। एक, जो कॉलर आईडी सर्विसेज जो हैं, जो ट्रू कॉलर वगैरह जो हैं, जिसमें आपको कॉल आता है, आपके उस ऐप इंस्टॉल्ड है तो पता चल जाएगा कि कहाँ से आ रहा है। एक वो वेरीफाइड जो नंबर्स हैं वो देंगे आपको, और दूसरा हो गया टेलीकॉम सर्विसेज, जिसमें केवाईसी और बाकी उनके लिए नॉर्म्स बनाए गए कि आप फर्जी, हमने खबर भी चलाई थी कि आप फर्जी कागजों के आधार पर कोई नंबर इशू करो ही मत। अब जब फर्जी कागज के नंबर पर इशू होंगे ही नहीं
तो स्वाभाविक रूप से जो ऑथेंटिक नंबर होंगे वहीं से ही कॉल आएगा और इस तरह से कस्टमर केयर के नाम पर या किसी कंपनी के नाम पर जो कॉल्स आती हैं उससे आप बच जाएंगे और उससे जो फ्रॉड होते हैं उस पर बहुत अंकुश लगेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। इंटरनेट कंपनी गूगल पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि सीसीआई ने 1337 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। सीसीआई ने एंड्रॉयड मोबाइल के इकोसिस्टम में मजबूत स्थिति के दुरुपयोग को लेकर गूगल पर यह जुर्माना लगाया। इसके साथ ही सीसीआई ने कंपनी को अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस बंद करने का निर्देश भी दिया है। सीसीआई के जुर्माना लगाने को गूगल ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। गूगल का स्टेटमेंट आ चुका है। गूगल ने कहा है कि सीसीआई का यह आदेश भारतीय कंज्यूमर्स के लिए एक बड़ा झटका होगा। गूगल ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा कि एंड्रॉयड ने कंज्यूमर्स को ज्यादा विकल्प उपलब्ध कराए, साथ ही हजारों बिजनेसेस को सपोर्ट भी किया। गूगल ने कहा कि वो सीसीआई के फैसले को रिव्यू करेंगे और उसके बाद ही कोई कदम उठाया जाएगा। और हमने आपको बुलेटिन की शुरुआत में बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने आज केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचे। बाबा के मंदिर में 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया था इस मंदिर को। पीएम मोदी ने गर्भगृह में करीब 20 मिनट तक पूजा अर्चना की और आदि शंकराचार्य की मूर्ति को नमन भी किया। सुरा सुरैरक्ष महोर गाद्यै केदार मीशम। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी आज छठी बार बाबा केदारनाथ धाम पहुंचे। फूलों से लदे बाबा केदारनाथ के मंदिर में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। 10 क्विंटल फूलों की सजावट से मंदिर की शोभा देखते ही बन रही है। प्रधानमंत्री ने शास्त्रीय विधानों के अनुसार भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया। प्रधानमंत्री ने आज महादेव साधना के लिए विशेष चोल डोरा पोशाक पहन रखी थी। प्रधानमंत्री के पोशाक की पीठ पर स्वस्तिक बना हुआ था और माथे पर भोलेनाथ के भक्त का प्रतीक त्रिपुंड शोभा बढ़ा रहा था। मंदिर से निकलने के बाद पीएम मोदी आदि शंकराचार्य की प्रतिमा के पास पहुंचे। पीएम मोदी ने आदि शंकराचार्य की मूर्ति को नमन किया और पवित्र जल से आचमन किया। दर्शन के बाद पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण में लगे श्रमिकों से मुलाकात की, उनके बीच बैठे और बातचीत भी की। केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने से पहले यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग देश विदेश से महादेव के दर्शन करने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज रात बद्रीनाथ धाम में विश्राम करेंगे। प्रधानमंत्री खुद इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि बाबा केदारनाथ से उनका एक अलग लगाव रहा है। सिर्फ केदारनाथ धाम ही नहीं, पीएम मोदी देश भर के ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर चुके हैं। मोदी की महादेव साधना सतत और सनातन हो चुकी है। और अब देखते हैं मोबाइल गैजेट्स की दुनिया से इस हफ्ते कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं, क्या नया लॉन्च हुआ, क्या क्या नया आने वाला है। टेक्नोलॉजी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। मैं हूं नेहा वशिष्ठ और आप देख रहे हैं इस हफ्ते का दिवाली स्पेशल टेक टॉप 10। आज के इस एपिसोड में मैं लाई हूं आपके लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो इस हफ्ते लॉन्च हुए हैं टेक की दुनिया में, जो आप अपने लव्ड वंस को दिवाली गिफ्ट की तरह भी दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस बार टेक की दुनिया में क्या हुआ नया। इंटेल ने भारत में लॉन्च की अपनी लेटेस्ट 13 जेन कोर प्रोसेसर फैमिली। इस इवेंट में इंटेल ने गेमर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए काफी दमदार प्रोसेसर्स लॉन्च किए। 13 जेन कोर फैमिली में कंपनी के अकॉर्डिंग सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसर है i9 13900K। 24 कोर्स, 32 थ्रेड्स और 5.8 गीगाहर्ट्ज की फास्ट क्लॉक स्पीड से इक्विप्ड ये प्रोसेसर गेमिंग, स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग एक्सपीरियंस के लिए काफी बढ़िया है।
वीवो टेक डे 2022 के मौके पर वीवो ने शोकेस किया अपना पहला फोल्डेबल 5G स्मार्टफोन वीवो X Fold 5G। लेदर बैक और क्वाड कैमरा सेटअप से लैस ये स्मार्टफोन काफी प्रीमियम लुक देता है। इसमें वीवो ने 3D अल्ट्रासोनिक ड्यूल स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनिंग फीचर भी लॉन्च किया है। टेक जायंट एप्पल ने इंडिया में लॉन्च किए 3 नए प्रोडक्ट्स, iPad Pro 2022, iPad 2022 और Apple TV 4K। M2 चिप से लैस iPad Pro 81,900 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है। iPad 2022 की बात करें तो 10.9 इंच डिस्प्ले और एक नए डिजाइन के साथ इसे लॉन्च किया गया है। साथ ही इसमें वाईफाई और सेल्यूलर वेरिएंट्स भी अवेलेबल हैं। बजट स्मार्टफोन्स की रेंज में लॉन्च हुआ मोटोरोला का E22s। 6.5 इंच डिस्प्ले से लैस ये फोन मीडियाटेक हीलियो G37 SoC पर रन करता है। वहीं कैमरा की बात करें तो इसमें ड्यूल रेयर कैमरा सेटअप विद 16 MP प्राइमरी लेंस है। साथ ही इसमें आपको 8 MP फ्रंट कैम भी मिलेगा। इसमें 5000 mAh की दमदार बैटरी भी है। डेल ने भारत में लॉन्च किया एलियनवेयर M15 R7 AMD एडिशन गेमिंग लैपटॉप। इसमें यूजर्स को मिलेगा 15.6 इंच फुल HD डिस्प्ले विद 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। साथ ही ये AMD Ryzen 7 6800H पर रन करता है। इसमें क्रायोटेक कूलिंग टेक्नोलॉजी भी है जो गेमिंग के दौरान बेटर परफॉर्मेंस देती है। एप्पल यूजर्स के लिए व्हाट्सएप ने लॉन्च किया अपना स्टेटस रिएक्शन फीचर। इस फीचर से यूजर्स अब व्हाट्सएप स्टेटस पर रिएक्शन भेज सकेंगे। इसमें 8 रिएक्शन के ऑप्शंस iOS यूजर्स को मिलेंगे। ओप्पो ने लॉन्च किया अपना बजट स्मार्टफोन Oppo A17K। 5000 mAh बैटरी से लैस ये स्मार्टफोन 6.5 इंच डिस्प्ले के साथ आता है और साथ ही मीडियाटेक हीलियो G35 SoC पर रन करता है। कैमरा की बात करें तो इसमें यूजर्स को सिंगल 8 MP रेयर कैमरा मिलेगा। नॉइज ने लॉन्च किया अपने लेटेस्ट TWS ईयरबड्स नॉइज इंटेलीबड्स। ये ईयरबड्स जेस्चर कंट्रोल हैं और इसे नॉइज ने ऑडियो कंपनी ब्रागी के साथ पार्टनरशिप में लॉन्च किया है। जेस्चर कंट्रोल से यूजर्स इसमें हेड मूवमेंट्स के जरिए कई फीचर्स इस्तेमाल कर सकेंगे। साथ ही इसमें वॉइस कमांड्स और ट्रांसपेरेंसी मोड जैसे फीचर्स भी हैं। फायरबोल्ट ने लॉन्च किया अपनी लेटेस्ट स्मार्ट वॉच Dazzle Plus। 1.83 इंच डिस्प्ले से लैस ये वॉच ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर के साथ आती है। इसमें यूजर्स को स्मार्ट नोटिफिकेशंस जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। ये वॉच मार्केट में 1599 के बजट फ्रेंडली प्राइस पर उतारी गई है। 5G के इंडिया में लॉन्च के बाद और गवर्नमेंट के ऑर्डर के बाद मेजर मोबाइल ब्रांड्स ने अनाउंस किया कि कंपनीज 5G स्मार्टफोन्स के लिए 5G सॉफ्टवेयर अपडेट 2022 में ही लॉन्च करेंगी। एप्पल का अपडेट दिसंबर तक आने की संभावना है। वहीं सैमसंग ने मिड नवंबर में लॉन्च करने का अनाउंस किया है। तो आज के टेक टॉप 10 के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए जी बिजनेस एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार हर निशान में सपाट बंद हुए। खराब ग्लोबल संकेत थे और इसके बीच में बाजार आज पूरे दिन दायरे में कारोबार करता नजर आया। आज मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली दिखी। बैंकिंग शेयरों में शानदार तेजी रही, लेकिन कंज्यूमर गुड्स मेटल शेयर्स में दबाव बनाने का काम किया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 104 अंक चढ़कर 59,307 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 12 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 17,567 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी में भी करीब 700 अंकों की उछाल देखी गई। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। हैशटैग याद रखिए #ZIndia360। कोई राय है, कोई सुझाव है तो जरूर भेजिएगा। और जी इंडिया 360 के तमाम दर्शकों को जी बिजनेस की ओर से बहुत सारी दीपावली की शुभकामनाएं।